दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों आज के प्रीमिक्स में साइंस एंड टेक का दिन है, सैटरडे है। तो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक थीम से रिलेटेड जो है आपकी फिजिक्स ऑफ स्पेस। तो स्पेस रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है 2 स्टेटमेंट्स के बारे में। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। पहले में बहुत ही बेसिक सी बात की गई है कि जो साउंड है आपकी ट्रेवल नहीं कर सकती स्पेस में, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने क्लोज नहीं है, क्लोज इनफ की वहां पर वो उसे ट्रांसमिट कर सकें साउंड को बिटवीन देम। और सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी नॉन अवेलेबिलिटी है ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, वो एक रीजन है जिसके चलते स्पेस आपका ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है जी। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, इजिली आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात जहां पर आती है साउंड के बारे में, कि साउंड वेव्स आपकी किस तरीके से ट्रैवल करती हैं, कि जो पार्टिकल्स रहेंगे, जो मीडियम रहेगा जिसके थ्रू साउंड आपकी ट्रैवल कर रही है, उसमें जो पार्टिकल्स रहेंगे किस तरीके से वो क्लोजली अटैच्ड हैं, कितना उनके बीच में स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी आधार पर आपकी जो साउंड है वहां पर ट्रैवल करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें, जैसे कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 मीडियम हम यहां पर लेते हैं। तो सॉलिड में आपको पता है जो आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है जी। इजीली जो वाइब्रेशंस हैं साउंड की वहां पर ट्रैवल कर सकती हैं। तो उस तरीके से जो आपका सॉलिड है उसमें सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि इजीली वहां पर और सबसे फास्ट तरीके से साउंड वहां पर ट्रैवल करती है। वैसे गैसेस में आपका सबसे कम रहेगा। स्पेस के बारे में बात करें तो वहां तो बिल्कुल ही एक वैक्यूम है, किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाती। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा जो बात हो रही थी ब्लैक कलर के बारे में, इसकी स्काई रात को जो आपका स्पेस है वो ब्लैक कलर का क्यों दिखता है, तो बेसिकली उसमें भी आपका जो बेसिक सा फिनोमिना है जो हम पढ़ते आते हैं स्कैटरिंग का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, कि ब्लू क्यों दिखता है, सनलाइट है वहां पर जब वो एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वहां पर जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में एयर के, अब एयर में आपकी ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, सभी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो बेसिकली वहां पर स्कैटरिंग करते हैं लाइट की, और जिस वजह से जो आपकी ब्लू कलर रहता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम रहती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा वो वहां पर स्कैटर भी करती है, जिसके चलते आपको कलर जो वहां दिखता है वो आपका ब्लू कलर का स्काई दिखता है। स्पेस में इस तरीके के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वहां पर आपको ब्लैक कलर का स्पेस वहां पर दिखता है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब यहां पर आपको सन की लेयर्स को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है जी। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, उसके आधार पर 4 कोड्स आपको दिए गए हैं जिस तरीके से अरेंज करना है। फोटोस्फेयर, कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड रेडिएटिव जोन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, बट इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीसीएस में तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सोचिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है 4314। देख लेते हैं किस तरीके से हैं। तो पहली बात, 2 मेन लेयर्स में आपका जो सन है वहां पर डिवाइड किया जाता है। इनर लेयर्स जिसमें आपका कोर रहता है, रेडिएटिव जोन रहता है और कन्वेक्शन जोन रहता है। उसके बाद आउटर लेयर्स आती हैं आपकी फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और ट्रांजिशन रीजन, और फिर आता है आपका कोरोना। ठीक है जी। किस तरीके से वहां पर आपका बनाया जाता है ये, कि जो आपकी सबसे ज्यादा कोर रहेगी, सबसे अंदर रहेगी, यहाँ पर रेडिएटिव जोन आपका उसके बाहर रहेगा। फिर आती है आपकी कन्वेक्शन जोन। ठीक है जी। फिर कन्वेक्शन जोन में ही आपका उससे ऊपर क्या आता है, फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर और लास्ट में आपका कोरोना आता है। तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा दिख रहा हो। ये उसका बैकग्राउंड थोड़ा इमेज का ब्लैक कलर का इसलिए नहीं दिखाई देगा, तो बट बेसिकली आप पीडीएफ में भी जाके रेफर कर सकते हैं इस चीज को। तो ये बेसिक सी लेयर्स रहती हैं सन की, जिसके चलते वहां पर हम अगर इसे अरेंज करें तो सबसे पहले कोरोना आएगा, फिर क्रोमोस्फेयर आएगा, फिर फोटोस्फेयर आएगा। अगर अर्थ से हम उसे कंपेयर करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस, फिर फोटोस्फेयर, कन्वेक्शन जोन, रेडिएटिव जोन एंड देन कोर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं और कहा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं चंद्रशेखर लिमिट के बारे में, एक मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ जहां पर आपका स्पेस शटल ट्रेवल कर सकता है। और सेकंड में कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सीज वो डिपेंड करती है कितना मास वो वहां पर कंटेन करती है, कितना अमाउंट ऑफ मास है जो कि उन गैलेक्सीज में कंटेन किया जा रहा है। तो ये सिंपल सी 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जा रही हैं, बताइए इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखिए जो चंद्रशेखर लिमिट है तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही इनकरेक्टली बताई गई है, ठीक है जी। तो इस लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, जो आपकी वेलोसिटी रहती है, जिस तरीके से जो आपकी स्पाइरल गैलेक्सीज वहां पर रोटेट करती हैं, तो बेसिकली जो उसकी वेलोसिटी है किस पर डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट ऑफ मास वो कंटेन कर रही हैं, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है। पहली ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। जो चंद्रशेखर लिमिट क्या चीज है, एक मैक्सिमम मास वहां पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है फॉर अ स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ। अब इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी जरूरी हैं कि किस तरीके से जो आपकी स्टार की लाइफ साइकिल काम करती है। तो दो कैटेगरीज में यहां पर अगर हम बेसिकली डिवाइड करें, एवरेज स्टार और मैसिव स्टार, जिसके चलते यहां पर बताया गया है एवरेज स्टार फिर आपका रेड जाइंट में बनता है, जब इसका आपका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है फिर प्लैनेटरी नेबुला में, और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट ड्वार्फ में, ठीक है जी। अब उसके अलावा आपके मैसिव स्टार्स आते हैं, ठीक है, जिनका साइज बहुत ज्यादा। एवरेज स्टार यहां पर हम सन के कंपेयर कर सकते हैं, सन भी हमारा एक एवरेज स्टार है। तो मैसिव स्टार जब आपका बढ़ता जाएगा, फ्यूजन की रिएक्शंस होती जाएंगी, तो सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सुपरनोवा होगा, और उसके चलते आपका न्यूट्रॉन स्टार में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली जो चंद्रशेखर लिमिट है, वो लिमिट यहां पर क्या डिसाइड करेगी कि स्टार का मास कितना होगा कि जिसके चलते वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, या फिर ब्लैक होल, या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो बेसिकली वहां पर ही एक लिमिट यहां पर सेट की गई है कि अगर किसी स्टार का मास 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन इतना रहेगा या उससे कम रहेगा, तो बेसिकली वो आपका व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। उससे ज्यादा रहेगा तो उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होने की, ठीक है जी। वही चीज आपको यहां पर बताई भी गई है। तो बेसिकली जो हमारे नोबेल लॉरेट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया 1931 में, मियर एज ऑफ 19, बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट की बात है इंडिया के लिए, और इसी चक्कर से इन्हें यहां पर नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 1983 में फॉर हिज वर्क ऑन द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, ठीक है जी। तो बेसिस का कॉन्सेप्ट है कि वो लिमिट है वहां पर, अगर उससे ज्यादा मास होगा तो वो आपका ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। और उसके अलावा जो बात हुई थी सेकंड स्टेटमेंट में कि जो आपकी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, तो बेसिकली जो उनकी वेलोसिटी रहेगी किस पे डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट उसमें कंटेन किया जाता है, ठीक है जी। बट जो आपकी आउटर आर्म से मिल्की वे की वो रोटेट कर रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है जी। साइंटिस्ट इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो जो कंसिस्टेंसी है, जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा स्पीड पर रोटेट कर रही हैं, वो काफी समय से ऑब्जर्व भी की जा रही है, ठीक है जी। अब ये जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इतना रोटेट नहीं करना चाहिए। तो वहीं से एक थ्योरी आती है क्या कि ये जो फास्ट रोटेशन है वो तभी पॉसिबल है कि वहां पर कोई इस तरीके का मास है जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, इसीलिए वहां पर उस पर्टिकुलर मास को टर्म दे दी गई है डार्क मैटर, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। काफी टाइम हम कह सकते हैं मूवीज वगैरह आपकी टीवी सीरीज होगी, वहां पर भी इस तरीके की टर्म्स डिस्कस की जाती हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो आपकी सोलर विंड एक्सट्रीम रहती है ऑफ एनर्जाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि फ्लो करते हैं आउटवर्ड फ्रॉम द सन एट हाई स्पीड्स एंड टेम्परेचर। अब उसी से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको उसी के चलते यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कोरोनास टेम्परेचर के बारे में, कि वो कॉज करते हैं उनके पार्टिकल्स बेसिकली टू मूव एट वेरी हाई स्पीड, कि बेसिकली कोरोना का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वो पार्टिकल्स आपके इतने हाई स्पीड पर मूव करते हैं, जो सोलर विंड के पार्टिकल्स हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं ये सन की ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाते हैं। और थर्ड में कह रहे हैं जो आपका मैग्नेटोस्फीयर रहेगा, ठीक है जी, जो मैग्नेटोस्फीयर रहेगा किसी प्लेनेट का, वो प्रिवेंट करेगा इस तरीके के पार्टिकल्स को फ्रॉम बॉम्बार्डिंग द सरफेस और एटमॉस्फेयर। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन्स हमने जो 2021 का जो प्रीमियस सीरीज चलाई थी तो वहां पर भी डिस्कस किए थे। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, किसी भी तरीके से पूछ ली जाते हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सोलर विंड के बारे में बात हो रही है, तो एक तरीके से जो आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स ये छोड़ता है, सन यहाँ पर छोड़ता है अपने प्लैनेट्स पर, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली सबसे मेन कॉज क्या रहता है कि जो कोरोना का टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, तो बेसिकली वही एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इतनी हाई स्पीड पर जाते हैं कि ये सन की ग्रेविटी को भी एस्केप कर जाते हैं। अब यहाँ आपकी सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। और जो आपका मैग्नेटोस्फीयर रहता है किसी भी प्लैनेट का, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है उस प्लैनेट को इन तरीके के हम कह सकते हैं सोलर विंड पार्टिकल से, तो बेसिकली वहीं पर ही उनका रोल सामने आता है कि वो उन्हें सरफेस या फिर एटमॉस्फेयर पर
बम्बार्ड करने नहीं देते, उन्हें अपने अराउंड ही वो ट्रेवल कर देते हैं या फिर अपने थ्रू वो ट्रेवल कर देते हैं। समझेंगे अभी इसे अच्छे से। तो यहां पर पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी जो बात की हमने यहां पर सोलर विंड के बारे में, आपको पता लग ही गया है कि यहां पर जो उनकी स्पीड रहती है एज हाई एज 900 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो टेम्परेचर रहता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, दे आर मेड ऑफ प्लाज्मा आयोनाइज्ड एटम्स रहते हैं यहाँ पर, और बेसिकली ये इतनी ज़्यादा हाई स्पीड रहती है कि सन की ग्रेविटी को भी एस्केप कर जाते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली अब जो यहाँ पर मैग्नेटोस्फीयर है उसका रोल क्या रहता है। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी सोलर विंड जो ये आ रही है अर्थ के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो मैग्नेटोस्फीयर रहेगा वो बेसिकली या तो उसे डिफ्लेक्ट करेगा या फिर जो एक्सेस में उसकी तरफ आ रही होंगी उन्हें अपने थ्रू वहां से पास कर देगा। ठीक है जी, अब ये इस फिनोमिना की वजह से जो आपके ऑरोराज हैं जो विटनेस करने को मिलते हैं नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो बेसिकली इसी फिनोमिना की वजह से रहते हैं। ठीक है जी, जो आपकी सोलर विंड है वो अर्थ के मैग्नेटिक जो हमारी पोल्स हैं उनके थ्रू वो ट्रेवल कर जाती है। ठीक है जी, तो यहां पर अर्थ तो है ही, उसके अलावा जुपिटर और सैटर्न भी हैं जिनकी इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो इन पार्टिकल्स को वहां पर डिफ्लेक्ट करती हैं, और ऐसे ही ऑरोराज इन दोनों प्लैनेट्स पर भी देखे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिसेंटली एक इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर्स की जिन्होंने पहली डायरेक्ट डिटेक्शन की है डार्क एनर्जी की। अब उसी से रिलेटेड आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो एक तरीके से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं HETE2 ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है जो कि ऑपरेट किया जाता है डीप अंडरग्राउंड एट एन INFN लेबोरेटरी दिन ग्रेंसेसो जो कि इटली में है। आई होप यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, बट आप यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं इस टर्म को। ठीक है जी, सेकंड में कह रहे हैं जो डार्क मैटर है इट मेक्स अप अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स, और थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी डार्क मैटर है वो अट्रैक्ट करती है और होल्ड करती है गैलेक्सीज को टुगेदर, और जो आपकी डार्क एनर्जी है वो रिपेल करती है और उसकी वजह से आपकी एक्सपेंशन भी होती है यूनिवर्स की। ठीक है जी, तो ये आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो यहां पर इस इंटरनेशनल टीम के बारे में बात की जा रही है और जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जा रही है वो आपका HETE2 नहीं है, तो बहुत पुराना एक नासा का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी, तो ये तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके अलावा सेकंड में जो कह रहे हैं जो आपका डार्क मैटर है इट मेक्स अप अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स, तो ये भी आपका फैक्ट इनकरेक्ट है कि बेसिकली डार्क मैटर का इतना वहां पर हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन नहीं है, बल्कि जो आपकी डार्क एनर्जी है उसका ज्यादा है, उसका माना जाता है अराउंड 68% ऑफ द यूनिवर्स। और जो थर्ड में बताया गया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच में जो कंपैरिजन किया गया है तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्टली किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीजें जो हमने बात की फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एज वेल एज करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था आपके लिए। तो डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट मेक्स अप अबाउट 68% ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है जी, और इसी के चलते काफी फिजिसिस्ट हैं जो कि इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं काफी सालों से। ठीक है जी, अब इसमें क्या है काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हमारे आ चुकी हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसी के चलते कुछ यहाँ पर क्लूज मिले हैं। सितंबर की ये न्यूज है कि वहां पर ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, Xenon 1T ये एक्सपेरिमेंट है, ना कि HETE2। तो ये आपका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 का। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो कि इटली में कंडक्ट किया गया, जिसके चलते वहां पर माना गया कि थोड़ी बहुत आपकी डार्क एनर्जी की डिटेक्शन की गई है, डायरेक्ट डिटेक्शन की गई है। ठीक है जी, उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज थी जो बाकी 2 स्टेटमेंट्स में बात की जा रही थी कि पहली बात तो जो हमारा ऑर्डिनरी मैटर है जिनके बारे में हमें पता है कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिसके अलावा जितना भी हमारे गैसेज इन्वॉल्व हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5% ही है जो हमारा यूनिवर्स है। उसके अलावा जो डार्क मैटर है वो आपका अराउंड 27% है और जो डार्क एनर्जी है वो आपकी अराउंड 68% है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया आपके क्वेश्चन में कि डार्क मैटर आपकी ये वो मास है जिसके चलते जो आपकी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही है बेसिकली कि वो इतना ज़्यादा जो उसका आउटर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर वहाँ पर रोटेट कर रहा है। तो ये बेसिकली डार्क मैटर का ही एक हम कह सकते हैं कॉज है वहाँ पर। ठीक है जी, तो यही बेसिक चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई थी और इसी के लिए काफ़ी फिजिसिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें पता लगे कि किस तरीके का डार्क मैटर या डार्क एनर्जी है जो कि यूनिवर्स का इतना बड़ा कंपोनेंट यहाँ पर होल्ड करके बैठी है। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया हो।
सिंपल से क्वेश्चन थे और आगे चलते हुए जैसे कि अगली जो थीम होगी आपकी साइंस एंड टेक की, उसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। आज तो जो फिजिक्स से रिलेटेड था, जो आपका बेसिक साइंस है स्पेस की, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगली थीम में हम क्या करेंगे, जो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं, मल्टीपल हम कह सकते हैं प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं काफी स्पेस एजेंसीज द्वारा, इसरो, नासा, ESA, जाक्सा, इन सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम आपकी अगली थीम में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज की जा रही हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से जो हमने 2022 का टारगेट रखा है 1000 क्वेश्चंस करने का, वो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हॉलिस्टिक रहे, कोई भी ऐसा सेगमेंट या कोई भी ऐसी थीम ना रहे जो कि अनटच्ड रहे, ताकि अगर आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहां पर आए तो एटलीस्ट आप वहां पर एक अच्छा अटेम्प्ट तो जरूर दे सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।